हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 2 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि जो भी पेंडिंग वीडियोस हैं मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो कवर हो जाए। 26 जनवरी तक हम लोग जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है वी मुरलीधरन ने। किसने? वी मुरलीधरन ने। देखते हैं न्यूज़ में क्या है। वी मुरलीधरन जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उनके द्वारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी इंडियन डायस्पोरा रहता है, यानी इंडिया के लोग रहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना। ये जो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल है ये एक डायनेमिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हमारे जितने भी प्रवासी भारतीय रहते हैं ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप लिखिएगा वी मुरलीधरन द्वारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रवासी भारतीयों को कनेक्ट करने के लिए। आप सभी को पता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1950 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए। नया क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इंडियन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं सुनीत शर्मा। कौन? सुनीत शर्मा। ये देखिए, ये हैं सुनीत शर्मा जी। इनको रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विनोद कुमार यादव को रिप्लेस किया है। देखिए, जब रेलवे बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसके बाद विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के पहले चेयरपर्सन और सीईओ थे। अब उनको रिप्लेस कर दिया है सुनीत वर्मा ने। तो आप देखिएगा, सुनीत वर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं। सुनीत वर्मा जी 1978 बैच के रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर हैं। आप याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की बात करें तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? सुनीत वर्मा। नया क्वेश्चन है, राजकोट जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर एक नए एम्स की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? तो रिसेंटली पीएम मोदी ने। किसने? पीएम मोदी ने राजकोट गुजरात में नए एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी आधारशिला रखी है। ये देख लीजिए, ये हैं पीएम मोदी जी। इन्होंने वर्चुअल तरीके से राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की आधारशिला रखी है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक नया मंत्र दिया है। इस मंत्र का नाम याद रखिएगा, दवाई भी और कड़ाई भी। ये एक मंत्र है जिसको पीएम मोदी ने दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन मत लगा दीजिएगा एग्जाम में। पीएम मोदी ने लॉन्चिंग के दौरान यानी इनॉग्रेशन के दौरान जो आपका फाउंडेशन स्टोन ले किया है उस दौरान बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत दिसंबर 2020 तक 30,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं गरीबों के, यानी 30,000 करोड़ का फंड आयुष्मान भारत से दिया जा चुका है। क्योंकि गुजरात के राजकोट में लॉन्च किया गया है ये एम्स। तो आप देखिएगा, गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। और यहाँ पे देखिएगा, इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है। ये है मैप में आपको गुजरात। उसके अलावा मैं बता दूं, कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, इसका इनॉग्रेशन किया है कच्छ में। नया क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए एक नई सोलर पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया गया है? तो 2021 सोलर पॉलिसी लॉन्च की गई है गुजरात द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात द्वारा। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा सोलर पॉलिसी 2021 को अनाउंस किया गया है। ये एक नई सोलर पॉलिसी है। आप देखिएगा, इसमें क्या होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ या फिर पर्सन को सर्च किया जाएगा जो सोलर प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं बिना कोई परमिसिबल लिमिट। यानी कि कई जगह कह दिया जाता है आपसे कि 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, कोई कहता है 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जो गुजरात की सोलर पॉलिसी अनाउंस की गई है उसमें बताया गया है बिना लिमिट के, यानी अनलिमिटेड कैपेसिटी वाला आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ को 8 रुपीज़ पर यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो घटकर 4.5 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा। तो गुजरात आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा कितने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स टोटल 6, कितने? 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी द्वारा। यहाँ देख लीजिए, पीएम मोदी ने 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है
ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के एक पार्ट के तौर पर GHTC इंडिया, ये एक इनिशिएटिव है जिसके एक पार्ट के तौर पर पीएम मोदी ने 6 लाइट हाउसेस का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये 6 लाइट हाउसेस इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में होंगे। मैं आपको बता दूं, जो भी ये लाइट हाउसेस होंगे वहाँ पर यानी उस एरिया में एक लाइट हाउस के आसपास 1000 घर बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना चली रही है, उसके तहत ये लाइट हाउसेस है और उसके तहत 1000 घर बनाए जाएंगे प्रत्येक हाउस के पास। तो आप देखिएगा एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में ही इन 1000 हाउसेस को कंप्लीट करना है। GHTC इंडिया जो 2019 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, यानी कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इसी के तहत ये कहा गया है कि लाइट हाउसेस बनाए जाएं और उनके आसपास घर बनाए जाएं। नया क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2020 में कितना GST कलेक्शन हुआ है? तो दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़, कितना 1.15 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। आप देख लीजिए, सिर्फ दिसंबर मंथ में 1.15 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है, जो कि हाइयर है अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर से देखा जाए। कितना हाइयर है? 12%। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर में इससे कम हुआ होगा, यानी 12% कम हुआ था और इस बार 12% अधिक हुआ है। और ऐसा कहा गया है कि पिछले 21 महीने में ये हाईएस्ट GST कलेक्शन है। अब क्यों है? क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो GST कलेक्शन हुआ ही नहीं। तो पिछले 21 महीनों में हाईएस्ट GST कलेक्शन हुआ है दिसंबर में। कितना हुआ है? 1.15 लाख करोड़। GST की बात कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बिलोंग करता है GST। इसको 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में डिवाइड किया गया है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रफ एंड प्रीसियस मेटल होते हैं उन पर 0.25% GST लगता है और जो गोल्ड होता है उस पर 3% GST लगता है। ये आपको अलग से रखना है। GST एक्ट जो 2017 में पास हुआ था, ये संविधान में 101वें यानी 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। कौन सा आर्टिकल है GST का? 279A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड हार्मनी फाउंडेशन द्वारा होस्ट किए गए हैं। आपको बताना है हार्मनी फाउंडेशन किस सिटी में स्थित है। तो हार्मनी फाउंडेशन मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। देखिए ये न्यूज़, रिसेंटली हार्मनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस अनाउंस किए गए हैं। लगातार 16वां वर्ष है जब ये अवार्ड दिए गए हैं। इस बार ये मदर टेरेसा अवार्ड जो दिए गए हैं सोशल जस्टिस के लिए 7 लोगों को दिए गए हैं। और किसने दिया है? सिस्टर प्रेमा ने दिया है, जो कि सुपीरियर जनरल हैं हार्मनी फाउंडेशन की। तो आपने याद रखिएगा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 दिए गए हैं 7 लोगों को सिस्टर प्रेमा के द्वारा। किसने होस्ट किया इसको? हार्मनी फाउंडेशन ने होस्ट किया है। इस बार के जो अवार्ड शो था उसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम ऑफ कोविड-19। हार्मनी फाउंडेशन अवार्ड 2005 से दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2005 में ही मदर टेरेसा को वेटिकन में जो पोप फ्रांसिस हैं उनके द्वारा मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी। हार्मनी फाउंडेशन तभी स्थापित किया गया था जो सोशल जस्टिस के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल NGO है और कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो चीफ के सिवान को कितने समय का टर्म एक्सटेंशन मिला है, यानी और कितने समय तक ये इसरो के चीफ बने रहेंगे? तो के सिवान अगले 1 वर्ष तक इसरो के चीफ बने रहेंगे। ये देख लीजिए न्यूज़, के सिवान को 1 वर्ष का टर्म एक्सटेंशन मिला है कैबिनेट द्वारा। अब ये जनवरी 2022 तक इसरो के चीफ बने रहेंगे। ये हैं के सिवान, इसरो के डायरेक्टर हैं और चीफ हैं। यहाँ पे देखिएगा 1982 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था और जनवरी 2018 में इसरो के चेयरमैन बने थे। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोंग शानशान, नाम देख लीजिए आप। झोंग शानशान एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं रिसेंटली, जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिलीज हुआ है उसके तहत। आपको बताना है झोंग शानशान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वे बिलोंग करते हैं चाइना से। तो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं झोंग शानशान, जो चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ये हैं झोंग शानशान, पानी की बोतल बेच बेच के ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। आप देखिएगा, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने।
इनकी टोटल कैपिटल हो गई है $77.8 बिलियन, और वर्ल्ड में यानी जो अर्थ है उसमें 11th रिचेस्ट पर्सन है। तो मुकेश अंबानी 10th हो गए, आप ऐसे ही गेस कर लीजिएगा। 66 वर्ष के यानी 66 ईयर्स के हैं झोंग जी, और इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी चाइना में अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेशन नहीं रखते हैं तो आपका जीना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए झोंग शानसान को लोन वुल्फ कहा जाता है। लोन वुल्फ उस बंदे को कहते हैं जिसने अकेले ही सब कुछ किया हो। तो झोंग शानसान एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज यानी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली इंडिया की पहली टू व्हीलर कंपनी कौन बन गई है? तो 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल वाली इंडिया की पहली टू व्हीलर कंपनी बन गई है बजाज ऑटो। कौन? बजाज ऑटो। ये देख लीजिए, बजाज ऑटो इंडिया की नहीं, सॉरी, वर्ल्ड की फर्स्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ हो गई है। 1 लाख करोड़ को डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आप इतना रखिएगा 1 लाख करोड़ अभी किसी भी टू व्हीलर कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं है। बजाज ऑटो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बन गई है टू व्हीलर जिसकी मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ है। इसके शेयर्स में जो स्टॉक प्राइस है उसमें पिछले साल की अपेक्षा इस साल देखा जाए तो 11% का इंक्रीज देखने को मिला है। बजाज ऑटो लिमिटेड इंडिया की एक मल्टीनेशनल टू व्हीलर कंपनी है, साथ ही साथ ये 3 व्हीलर भी बनाती है। बजाज का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। 1945 में बजाज की स्थापना हुई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। एमडी कौन है इसके? मैनेजिंग डायरेक्टर तो राजीव बजाज। अब चेयरपर्सन कौन होंगे बजाज के? राहुल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया के डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन यानी कि उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो उमेश सिन्हा जी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। ये देखिए, ये हैं उमेश सिन्हा जी, रिसेंटली डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। उमेश सिन्हा जी 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। और बता दूं, अभी तक उत्तर प्रदेश में ही सेक्रेटरी जनरल थे। तो आप इतना याद रखिएगा, उमेश सिन्हा जी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करिएगा तो आर्टिकल 324 यानी 324 के तहत संविधान में इसका जिक्र है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। उसी दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, देखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और सुनील अरोड़ा इस समय इंडिया के 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स या फिर मैक्सिमम 65 की एज तक। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोन मेंडोंका इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो लियोन मेंडोंका ये बिलोंग करते हैं गोवा से। कहाँ से? गोवा से। ये देखिए, ये हैं लियोन मेंडोंका, इंडिया के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इटली में जो टूर्नामेंट हो रहा था उसमें फाइनल में इन्होंने जीत लिया है मेंडोंका ने। और मैं आपको बता दूं, सेकेंड ग्रैंड मास्टर बने हैं इस कोस्टल स्टेट से, यानी गोवा के सेकेंड ग्रैंड मास्टर हैं मेंडोंका। 14 वर्ष के हैं मात्र, तो आप देख सकते हैं कितने छोटे हैं। उसके पहले बता दूं, इंडिया के 66 ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? जी आकाश, चेन्नई के थे। और अब लियोन मेंडोंका ये गोवा से बिलोंग करते हैं और इंडिया के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और इंडिया का 26 स्टेट बना था गोवा। कब? 1987 में। उससे पहले यूनियन टेरिटरी था गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2020 के एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव को। यहाँ देख लीजिए, रेलवे बोर्ड के जो पुराने चेयरमैन थे और सीईओ थे विनोद कुमार यादव, उनको 2020 के एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये हैं वीके यादव, विनोद कुमार यादव। अब ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से रिलीज हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, और सुनीत वर्मा ने इनको रिप्लेस कर दिया है। सुनीत शर्मा जी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ये जो एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए वीके यादव को 2020 का एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1871 में स्थापना हुई थी और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विंट डिजिटल मीडिया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से किसने रिजाइन कर दिया है? तो राघव बहल, ये राजीव बहल नहीं है, राघव बहल है। राघव बहल ने
क्विंट डिजिटल मीडिया के एमडी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये देख लीजिए, ये हैं राघव बहल। क्विंट डिजिटल मीडिया की एमडी की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। लेकिन ये जो क्विंट डिजिटल मीडिया है इसके बोर्ड ऑफ द कंट्री में नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोटर डायरेक्टर बने रहेंगे। बहल इन्होंने नेटवर्क 18 ग्रुप की स्थापना की थी 1990 में, तो फाउंडिंग मेंबर थे राघव बहल। इन्होंने क्विंट डिजिटल मीडिया के एमडी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। क्विंट डिजिटल मीडिया की बात करें तो 1985 में स्थापना हुई थी। एमडी कौन है अभी? रितु कपूर इसकी एमडी हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक एनजी इंडिया का फर्स्ट ड्रॉपेबल कंटेनर है, किसने डेवलप किया है? तो सहायक एनजी को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। ये देखिए, ये है सहायक एनजी। ये इंडिया का फर्स्ट एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। मैं आपको बता दूं, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, इसके पहले किसी को भी इंडिजिनियसली डेवलप नहीं किया गया है। 50 kg का पेलोड ये कैरी कर सकता है सहायक एनजी, और इसको हैवी एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया है। सहायक एनजी एक जीपीएस इनेबल्ड कंटेनर है, आप देखिएगा। इसको रिसेंटली डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो सहायक एनजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजन बांडोडकर, इनको किस इंडियन बैंक के ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो निरंजन बांडोडकर यस बैंक ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। ये देख लीजिए, ये हैं निरंजन बांडोडकर, इनको यस बैंक ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। निरंजन बांडोडकर ने किसको रिप्लेस किया है? अनुराग अदलखा को रिप्लेस कर दिया है, आप देखिएगा। और जो अनुराग अदलखा हैं इनको चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बनाया गया है यस बैंक का। तो आप दोनों याद रखिएगा, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर को बने हैं अनुराग अदलखा यस बैंक में, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं निरंजन बांडोडकर। यस बैंक की बात करें 2004 में स्थापना हुई थी राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत कुमार इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। बता दूं, कुछ समय पहले ही एचडीएफसी बैंक ने अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको बनाया है? सन्मय चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किस मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट के लिए? तो कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके एक्सपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ये है आकाश। कैबिनेट यानी मोदी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट के लिए। सरफेस टू एयर मिसाइल है, रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। डीआरडीओ द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। शॉर्ट रेंज इसलिए क्योंकि 25 किलोमीटर रेंज है इसकी, इसलिए। मैं आपको बता दूं, इसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स फीचर के तौर पर डेवलप किया गया है, ECCM, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस होते हैं उनको ट्रैक कर लेती है और बाद में उनको हिट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू स्टेंसिल जो कि एक जाना माना स्टार्टअप ग्रुप है एजुकेशन की फील्ड का, इसको किसके द्वारा एक्वायर किया गया है? तो न्यू स्टेंसिल को अनअकैडमी ने एक्वायर कर लिया है। न्यू स्टेंसिल से आप सभी लोग परिचित होंगे और अनअकैडमी को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये 6वां एक्विजिशन है अनअकैडमी द्वारा। वाईफाई स्टडी को भी एक्वायर किया था इन्होंने, और अब न्यू स्टेंसिल को एक्वायर कर लिया है। न्यू स्टेंसिल 2015 में फाउंड किया गया था कुश बीजल द्वारा, यानी न्यू स्टेंसिल के फाउंडर कौन थे? कुश बीजल। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था। अब इसको अनअकैडमी ने एक्वायर कर लिया है। अनअकैडमी 2015 में इसकी भी स्थापना हुई थी, दोनों सेम ईयर में स्थापित हुए थे। अनअकैडमी इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि रोमन सैनी इसके साथ जुड़ गए, बस और कुछ नहीं, वरना गौरव मुंजल की वजह से कोई इसको नहीं जानता था। अनअकैडमी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फाउंडर आप देख लीजिए, रोमन सैनी और गौरव मुंजल, जबकि गौरव मुंजल इसके रियल फाउंडर हैं, रोमन सैनी बाद में जुड़े हैं। अनअकैडमी की बात करें तो कुछ समय पहले ही इसने मास्टरी के 51% शेयर एक्वायर कर लिए हैं, जो कि इसका 5वां एक्विजिशन था। उसके पहले वाईफाई स्टडी को भी इसने एक्वायर कर लिया था। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।